चले गए थे। तो बता देता हूँ, सैटरडे को हमने जो कंप्यूटर का एक्सेल होता है उसको हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद जो भूगोल है, भूगोल हमने पढ़ा दिया था। ये दोनों क्लास जिसका छूट गया है बाद में कवर करिएगा। देखिए हम एक भी दिन नहीं रुकेंगे, चाहे कंप्यूटर का एक्सेल हो चाहे आपका जीके जीएस हो। कंप्यूटर का एक्सेल आधा ख़त्म कर चुके हैं, 2-4 टैब बचा हुआ है। तुम था ना जी, 2-4 टैब बचा हुआ है, फार्मूला बचा हुआ है। क्लास को नहीं आप मिस करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए बार बार रिपीट नहीं कर सकते ना एक ही चीज़ को, तो दिक्कत हो जाएगा। और पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़िएगा तो, हम तो पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, पढ़िए अच्छा से। कोई ऐसे हैं क्या जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता हो? क्या जो ही कुछ लगता है? देखो सच बात यही है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम कौन मारे बूढ़े हैं, ना हमको बच्चा बुतरू है, ना मेरा शादी हुआ था, हम तो अभी बच्चे हैं। बताओ, एक बात तय करके रख लीजिए कि अगर आप अभी 6 घंटा नहीं पढ़िएगा ना तो आप 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिए, वो भी कम पैसा में। जहाँ सोना पहनने का होइएगा वहाँ रोल गोल पहनिएगा, और जहाँ चांदी पहनने का होगा वहाँ गिल्लट पहनिएगा। सच्चाई यही है जीवन का। अरे इतना बोलने के बावजूद भी अगर नहीं समझते हैं तो आप बरदराज से भी गए गुजरे। देखिए 2 चीज़ें, 1 लाइनर क्वेश्चन हम करा रहे थे आपको सबका, तो पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है 3 महीने 4 महीने का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप बुलाने पे भी नहीं आइएगा, और ऐसे तो आप आने से रहे, आइएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं। तो जितना 1 लाइनर क्वेश्चन जहाँ तक हो सकता है पूछने लायक, वो सारा हम आपको करवा देते हैं। रात में बैठ कर के क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, कौन सा चीज़ लेना है। ऐसा नहीं है, हम भगवान नहीं है कि हमारे मन में दिमाग बहुत सारा क्वेश्चन दौड़ता है, हमको भी देखना पड़ता है। तुम लोग भी देखो, सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करते हैं और सामान्य जो अध्ययन है वो सारा ख़त्म करेंगे। 33 क्वेश्चन होगा, और उस 33 क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन होंगे। जितना देर लग जाए कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। गप सब बीच में नहीं करेंगे, लिखते जाएंगे, शुरू करेंगे, बीच में कोई टोकिएगा नहीं तो हम स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? किसी को इसका आंसर पता है तो बताओ कि किसी पदार्थ की मात्रा को अगर हम मापते हैं तो किस मात्रा का उपयोग किया जाता है, ये बताओ। किसी को याद है? ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका उपयोग किया जाता है? मोल। मोल को पढ़ा है आपने? मोल, ये मोल एक मात्रा है जिसमें से किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इस मोल की मात्रा का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है, यहाँ पर मैं स्टार दे के लिखता हूँ कि अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या? मोलों की अगर संख्या निकालने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो आप निकालेंगे द्रव्यमान, और जो दिया गया द्रव्यमान है और जो आणविक द्रव्यमान है। लिखिएगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, ध्यान से लिखिएगा। दिए गए द्रव्यमान को हम छोटी m से सूचित करते हैं, बाय जो बड़ी m होगा, जो परमाणु का जो आणविक द्रव्यमान होगा उसमें लिखेंगे बाय आणविक द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान को हम बड़ी m से सूचित करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर आप चाहते हैं कि किसी यौगिक में अगर अणुओं की संख्या हमको निकालनी है, लिख लीजिए, किसी यौगिक में अणुओं की संख्या, किसी यौगिक में अणुओं की संख्या अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मोलों की संख्या गुना एवोगाड्रो संख्या। पढ़े हैं जी?
मोलों की संख्या मल्टीप्लाई एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या सुने हैं? एवोगाड्रो संख्या सुने हैं कि नहीं? एवोगाड्रो संख्या। और अगर एक सवाल पूछ दे कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना परमाणु होता है, तो क्या लिखिएगा? लिख देते हैं एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10 पर पावर कितना होता है, किसी को याद है? 23। कितना होता है? 23। सवाल पूछेगा ये या तो परमाणु होता है, या तो अणु होता है, या तो आयन होता है। क्या होता है? आयन। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 23 परमाणु होता है, या अणु होता है, या आयन होता है। आपको जो ऑप्शंस देगा क्वेश्चन में वहाँ पे तो दे देगा कि परमाणु होता है, अणु होता है, आयन होता है। तो तीनों याद रखिएगा, ये तीनों कहा जाता है, परमाणु, अणु और आयन। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लिख लीजिए। प्रदीप्ति घनत्व का जो इकाई होता है वो क्या होता है जी? प्रदीप्त घनत्व का इकाई बताओ। प्रदीप्त घनत्व की इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। दूसरा, चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है, ये बताओ। चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? और आगे बताइएगा कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, ये तीनों का क्या होता है? कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इस तीनों का क्या होता है, ये बताइए। आवृत्ति का क्या होता है, ये बताओ। आवृत्ति का क्या होता है, ये बताना है। स्वप्रेरण गुणांक का क्या होता है, वो बताइए। स्वप्रेरण गुणांक लिखते जाइएगा। स्वप्रेरण गुणांक का क्या होगा, ये बताना है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, ये बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, ये बताओ। क्या याद है किन्हीं को? क्या बोलो? देखो, ये प्रदीप्त घनत्व है, ये चुंबकीय प्रेरण है, यहाँ पर कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने आवृत्ति लिखी है, यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक लिखा है, और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स लिखा है। ठीक है। इसमें से हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों में से 2-4 ठो ही याद होगा कि किसका मात्रक क्या है। याद है? नहीं याद, जैसे तैसे मैट्रिक पास कर गए। लीजिए ना सर, हम तो हटे हुए हैं, लेकिन छापिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, मेरा बोली समझ में आ रहा है, भाषा समझिए। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, क्या? कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का। यहाँ पे है आवृत्ति, उसके नीचे है स्वप्रेरण गुणांक, उसके नीचे है चुंबकीय फ्लक्स। आवृत्ति का बताओ जो ही क्या होता है मात्रक, बताओ। मटर, हर्ट्ज क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। और कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का बताओ। बताओ तेरे राखी, तुम पढ़ी सब है, परीक्षा कैसे पास की? झूठ मत बोलो। तब आर्ट्स था तुम्हारा, किसी का साइंस है इसमें? हाँ, बताओ रे तुम, क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक का बताओ क्या होता है? तुम लोग का क्या था? हाँ, भूल तो गए, भूल तो जाइएगा ही जाइएगा, पढ़िएगा तब याद रहेगा ना। है देखिए, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, लिखते जाइए। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज। और आप चुंबकीय प्रेरण, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इस तीनों का। प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। लक्स साबुन लगाते हैं, लक्स साबुन। प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है जी? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का क्या होता है जी? जूल। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। जूल। और स्वप्रेरण गुणांक का क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो वेबर। क्या होता है? वेबर। अब याद आया बाबू? बताओ, याद आया ना? तो सोचो, लास्ट वाला है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। वेबर लिख लिए। कहीं दिक्कत है किसी को? कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। कार्य की, ऊर्जा की और ऊष्मा की, तीनों की इकाई जूल होती है। क्या होती है?
जूल होती है, याद रहेगा। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? बॉनर की तरह कूद जाएं। दिख रहा है, देखो हम बोल रहे हैं वो तो सुनो। चलिए आगे के लिए रेडी होइए। कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। रॉकेट सिस्टम है। इसका आंसर लिखो। इसका आंसर है पिनाका। क्या आंसर है इसका? पिनाका। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पूछेगा, उल्टा पूछ देगा पिनाका क्या है, तो एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका। आ जाओ, क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम क्या है? पिनाका है। ये याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? नाम सुने हैं उबंटू का? नहीं सुने हैं ना? उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हैं? आइए आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने ना? आ जाओ आ जाओ। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जानते हैं? तो देखिए, एक गहरा सवाल है, इसका आंसर लिख देता हूँ। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर से संबंधित है। क्या है? कंप्यूटर। यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर से संबंधित है। किससे है? कंप्यूटर से संबंधित है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन, चौथा नंबर लिखते जाइए। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL, कंप्यूटर और डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है जी? बताओ, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चिकन पॉक्स किससे? कहाँ? ये कंप्यूटर और डोमेन है। कंप्यूटर और डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर लिखो। चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स क्या है जी? कौन बीमारी? आप लोग क्या बोलते हैं उसको? चिकन पॉक्स। छोटी माता। क्या बोलते हैं उसको? छोटी माता। छोटी माता। चिकन पॉक्स किससे होता है? किससे होता है? किसी को पता है? किससे होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ किससे होता है? किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु से। और हम लोग क्या बोलते हैं? गोसाएं आ भी गलो जो। क्या बोलते हैं? गोसाएं। क्या? अरे वही चिकन पॉक्स, चेचक। चलिए, छोटी माता किससे होता है? विषाणु से। चलिए, ये होता किससे है? वेरिसोला जोस्टर वायरस से। वायरस का नाम पूछे तो वेरिसोला जोस्टर वायरस। कौन सा? वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। किससे होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस से। ये वाला जो चिकन पॉक्स जो छोटी माता होता है, ये होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस से। टाइफाइड पूछ दे आपसे किससे होता है, तो क्या बताएंगे आप? क्या होता है रे? टाइफाइड किससे होता है? बताओ तो। टाइफाइड अगर पूछ दे, ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक। क्या? साल्मोनेला टाइफी। क्या? साल्मोनेला टाइफू। क्या नाम है उसका? साल्मोनेला टाइफू नामक ये होता है। इसी से टाइफाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। ध्यान रहेगा ना? कोई दिक्कत है? जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो TB होता है, वो किससे होता है? ये बताओ। ये लिख लो। ये जो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफू है, ये एक तरह का जीवाणु है। क्या है?
जीवाणु, जीवाणु से होता है। उसके बाद टीबी, टीबी का नाम सुनिए, देखने वाला टीबी नहीं, बीमारी वाला टीबी। हाँ, ये जो टीबी होता है ये किस वायरस से होता है पता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम से। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। लिखने की जगह नहीं है, बाद में लिखूंगा, आगे ऊपर लिख दूँ? अभी मिटा देंगे, तुम आगे से लिखना, क्योंकि लेट करके आएगी ना। इतना क्वेश्चंस है, चलो लिखते जाओ, फिर तुम्हारा यूट्यूब पे रहेगा, देख लेना। चलो लिख, जहाँ से स्टार्ट हुआ है तहाँ से छापते जाओ जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन छूटा नहीं है। टाइफाइड, टीबी, नहीं गर्मी लगने दो, टीबी लिखते जाओ, यहाँ लिखने पर ध्यान नहीं है, क्वेश्चन छूट रहा है फिर भी पंखा लाएंगे, लिखते जाओ। टीबी किससे होता है? टीबी को बोलते हैं तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक। ऐसा नहीं हो कि टीबी पूछ दे और आपको वहाँ पे तपेदिक दे दे, तपेदिक तो पढ़ लेने हैं। तपेदिक, टीबी को ही तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी को ही तपेदिक बोलते हैं। और होता किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके वायरस का नाम लिखिए माइकोबैक्टीरियम। क्या लिखिएगा? माइकोबैक्टीरियम। जहाँ से आप लोग को दिख रहा है वहाँ से लिखते जाइए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? ये जीवाणु से होता है। क्या है ये? जीवाणु से होता है। पूछेगा कि टीबी किस रोग को प्रभावित करता है, तो आप क्या लिखेंगे? किसको प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को? अरे जब टीबी होता है लोगों को तो क्या होता है? मतलब फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को। अगर फेफड़ा नहीं दिया रहे तो क्या मारेंगे? श्वसन तंत्र को। किसको? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है टीबी। आपको याद रहेगा, एक बीमारी का नाम है कोलेरा। क्या नाम है? कोलेरा। हैजा कोलेरा गांव में खूब बूढ़ी लोग बोलती है। कोलेरा हो जो, तो अगर उसका बात नहीं सुनिएगा तो बोलती है ना, हैजा हो तो ये जो कोलेरा है ये किससे होता है? सही में बूढ़ी लोग बोलती है गांव में कि हैजा कोलेरा हो जो, ठीक है। ये होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। उस जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ये याद रखिएगा कि ये जीवाणु से होता है, विब्रियो कॉलेरी से। अब देखिए, आपसे सवाल कई तरह के पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से। एक क्वेश्चन बनेगा, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। दूसरा, चिकन पॉक्स किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। टीबी पूछ दे कि टीबी किससे होता है? भाई टीबी को हम तपेदिक भी बोलते हैं। होता किससे है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ये होता और किससे है? ये जीवाणु से। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु से होता है तो उस जीवाणु का नाम क्या है। पहले पूछेगा कि जीवाणु का नाम बताइए, फिर पूछेगा अच्छा जीवाणु का नाम तो पूछ दिए, कौन सा जीवाणु होता है, इस तरह पूछेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि टीबी जीवाणु से होता है, लेकिन उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर से होता है। ये एक तरह का वायरस है, विषाणु है। दिक्कत है? और इसके बाद पूछेगा कि टीबी भाई किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए लिखते जाइए फटाफट। हो गया? 4-5 नंबर मिटा दें? लिख ली? कै नंबर क्वेश्चन होगा रे? 8 नंबर। जल्दी जल्दी पढ़ेगी ना, देखो 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा आप। कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लिखते जाओ। कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करा चुके हैं कि इससे वायु प्रदूषण की जांच होती है। वायु प्रदूषण की जांच किससे हम करते हैं? किससे? याद है? मार खाने वाले लोग हैं। सहजीवी संबंध को दर्शाता है काई। काई का नाम काई ने बताए थे। काई क्या होता है? नहीं बताए थे क्या? हैं? काई किसको बोलते हैं? लाइकेन को। ये नहीं बताए थे? नहीं बताए थे लाइकेन? हम जब आपको बताए थे कि लाइकेन ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। और किसका किसका सहजीवी संबंध है? तो ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। किसका है? ये कवक और शैवाल का। कवक और शैवाल का ये सहजीवी संबंध है। और अगर हमें वायु प्रदूषण की जांच करनी होती है, वायु प्रदूषण का पता लगाना होता है, तो हम इसी से वायु प्रदूषण की जांच करते हैं।
वायु प्रदूषण को जांचते हैं, इसी लाइकेन से हम जांचते हैं। इसको याद रखिए आप, बहुत चीज़ आप याद नहीं रखते हैं। हमने बोला था आपको कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, याद ही नहीं है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, कवक का अध्ययन बताओ, और शैवाल का अध्ययन बताओ, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या बताया था हमने, कवक का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, नहीं बताए थे। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। लिखो, बोलो बाबू, चलिए आगे लिखिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो कवक होता है ना, ये कवक ये परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी होता है। परजीवी मतलब जो दूसरे पर निर्भर होता है। और जो ये शैवाल होता है ना, ये स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब समझते हैं, यह अपना भरण पोषण खुद से करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, वो दे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, कौन स्वपोषी है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ये परजीवी है, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और ये स्वपोषी है। याद रहेगा। चलिए आगे आइए। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए कि किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। 7 नंबर होगा ना, 7 नंबर, किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। बताओ जी, ध्वनि नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती। कौन से माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती, कहाँ? आंसर लिखिए निर्वात। क्या लिखिएगा, निर्वात। निर्वात मीन्स जहाँ हवा नहीं होती वहाँ पर ध्वनि नहीं जा सकती है। और ध्वनि कैसी तरंग होती है जी, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है, ये जो ध्वनि है ये कैसी तरंग होती है, ये अगर आपसे सवाल पूछे तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात में नहीं जाती है। अनुदैर्घ्य तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके लिए, किसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए, इस तरंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम इसके पास नहीं है तो अनुदैर्घ्य तरंग गमन नहीं करता। यहाँ पर लिख लीजिए, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के अनुदैर्घ्य तरंग इधर उधर नहीं जा सकती, इसलिए निर्वात में ध्वनि इधर उधर नहीं जा सकती, निर्वात में वो गमन नहीं करती। रुचि क्या हुआ, लिख ली? हाँ चलो आगे लिखो। देखिए हमारे जो डीएम साहब हैं ना, उन्होंने डीआरसीसी विजिट कर लिया है और हमारे यहाँ की अब बारी है। तो हम आपको फिर से सावधान कर देते हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ पूछा जाए तो सबसे पहले डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्किल मतलब होता है कि आपको उनके सामने खड़े होने की हिम्मत और उसके सामने बोलने की हिम्मत, ये दोनों आपको रखने पड़ेंगे। अगर मान लिए आ जाए डीएम साहब, तो वैसे आपको पैर नहीं हिलाने हैं जैसे आप हिला रहे हैं, वैसे आपको बैठने नहीं है चिंताजनक अवस्था में, मतलब आपको बैठने के लिए सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, सवाल वो सबसे पहले वो पूछेंगे आपसे कि आप यहाँ क्या सीखते हैं। क्या सीखते हैं आप? कंप्यूटर सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? अंग्रेजी सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? जनरल नॉलेज सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट समझते हैं ना। याद रहेगा, या हम बोले और घर जा कर के छोड़ दीजिएगा वहीं, फिर वहाँ से यहाँ आइएगा। तो इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा, ताकि अगर आप अच्छे से बोल पाएंगे तो वो समझेंगे कि ओहो मास्टर साहब अच्छा है। समझ गए? आधे से अधिक जनसंख्या पूछने आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और जब पूछने आएगा तो उस समय तुम तो पसीना पसीना हो जाएगी। मेरे सामने नहीं बोल पाती है, वो तो डीएम साहब है, नाम सुन करके ही तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, बेहोश नहीं हो जाओ तुम लोग हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आ जाए तो उस समय क्या करेगी? हाँ, जो पूछेंगे वो बता दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक कि सर हम यहाँ पढ़ते हैं। पूछना, आपसे पूछा जाएगा, पहले ही दिन हमने बोला था कि आपसे पूछा जाएगा नियमतः आपको क्लास कितने देर करने हैं? 4 घंटे, 2 घंटा लैब, 2 घंटा थ्योरी करना है। ये बताया गया था ना शुरू में।
हाँ, उसके बाद और क्या होता है, मोबाइल से हम क्लिकर करते हैं। क्या करते हैं? क्लिकर करते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, किताब पे जो नियम रहता है उसको छोड़ दीजिए और अपने नियम पर आइएगा, ठीक है। जहाँ सवाल आए, एक दिन हम गए DRDA में, मीटिंग था हमारा, जिस दिन आप लोग को कम पढ़ाए थे, वहाँ पर बोला साफ साफ, अरे कागज़ में क्या लिखते हैं उसको छोड़ो ना यार, जैसे अपना होता है वैसे करो। बोले हमारा तो और छाती फूल गया, चल ठीक है जैसे करना करो। 8 नंबर लिखिए, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा इस बारे में। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, कौन सा? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं लिखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, देखिए किसी चीज़ का अगर हम अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ की खेती करते हैं, तो उस तरह के, इस तरह के नाम से हम पुकारते हैं इस कल्चर। तो सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। किससे? रेशम की खेती से, याद रहेगा, रेशम की खेती से। और रेशम, ये जो रेशम है, रेशम का जो कीड़ा होता है ना, उसके लार से ये रेशम बनता है। किससे बनता है? रेशम का जो कीड़ा होता है उसके लार से। कभी नाथनगर जाइएगा, वहाँ आपको पिल्लू की तरह तैरता हुआ दिखेगा कीड़ा, आप लोग को छी ऐसे करिएगा। कपड़ा पहनने में नो छी, क्या पहनेंगे? सिल्क पहनेंगे। जब बड़ी होइएगा आप लोग का शादी विवाह हो जाएगा, पार्टी फंक्शन में जाइएगा, तब बोलिएगा सिल्क साड़ी पहनेंगे, हम काम में नहीं लेंगे, 200 टका वाला समय गया, अब हमको 4000 का चाहिए तब पहनेंगे भैया। तो 4000 में 5000 में सिल्क साड़ी मिलती है, वही उसी का लार का मिलता है बना हुआ। मधुमक्खी का शहद जो हम खाते हैं, वो शहद पैक करके बेच दिया, हम लोग खा लेते हैं। जब मधुमक्खी ऐसे ऐसे करती है ना, तो उस समय देख छी ऐसे करिएगा, आप लोग करिएगा ना, जो आदत है छिया ऐसे। तो उस सब में से आप जब को पैक करके कोई चीज़ दे दिया जाता है तो टेंशन नहीं है। रेशम की खेती याद रखिएगा। और रेशम जो है ना, पूछेगा किसका बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है रेशम। और इसके कीड़े को किस पर पाला जाता है? रेशम का जो कीड़ा है, इसके कीड़े को किस पर पाला जाता है? शहतूत के पत्ते पर। किस पर? शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है, याद रहेगा, इतना आप याद रखिएगा। रेशम की खेती को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, आगे का क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 9 नंबर यहीं पे। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है? 60 किलोग्राम है, और इसी व्यक्ति को लिख दें तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? किसी को अंदाज़ा है कि अगर मेरा द्रव्यमान यहाँ पर 60 किलो है, अगर हम उसको चंद्रमा पर भेज देंगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 10 किलोग्राम। कैसे होगा भाई? कैसे हो? 600 किलोग्राम रहेगा तो चंद्रमा पर 100 है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर यहाँ पर द्रव्यमान आपका 60 किलो है, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान आपका 60 किलो होगा। आप कन्फ्यूजन में हैं। चंद्रमा पर बदलने यानी जगह बदलने पर हमारा द्रव्यमान नहीं बदलता, हमारा भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। इसलिए लोगों का भार कम हो जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। जगह बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान वही का वही रहता है। जगह बदलने पर क्या होता है? भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे का क्वेश्चन लिखिए, 10 नंबर लिखिए। कंप्यूटर के किस भाग को, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? उसका मस्तिष्क कहा जाता है। किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? CPU। क्या? CPU। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रहेगा, लिख देते हैं। आप लोग कब बोल दीजिएगा सर लिखा है कहाँ थे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन लिखते जाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए। आगे लिखिए, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान रखना।
कोई भी क्वेश्चन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, हम आपको गारंटी के साथ देते हैं, पूछेगा ही पूछेगा। याद रखो, लिखो कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दे देगा। पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए। हम कोई भी एक राज्य आपको आंसर दिला देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि 7 सिस्टर क्या है। 7 सिस्टर समझिएगा। 7 सिस्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? 7 बहनें। क्या बोलेंगे? 7 बहनें। अब ये 7 सिस्टर जो 7 बहनें हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप लिखिएगा। वो लिखिए, पहला लिखिए अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखिएगा? अरुणाचल प्रदेश। पहला लिखिए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लिखिए असम, तीसरा लिखिए मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, मेघालय हो गया। लिखिए मणिपुर लिखिए, उसके बाद मिजोरम लिखिए, उसके बाद नागालैंड लिखिए, नागालैंड लिखिए। कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6। नागालैंड के बाद एक है त्रिपुरा, और त्रिपुरा। सवाल पूछेगा आपसे 7 सिस्टर हम लोग किसको किसको बोलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 हो गए। देखिए, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम, 6ठा नागालैंड और 7वां त्रिपुरा। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। कोई पूछ देगा कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों का नाम लिखिए, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये 7 सिस्टर की श्रेणी में आते हैं। और इस राज्य को छोड़ करके ऑप्शन में कोई भी राज्य दे देगा तो वो 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़ करके कोई भी राज्य इसका सदस्य नहीं है, 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। लिख लिए? चलिए आगे लिखिएगा। ये जो आप सिक्किम हमने आपको लिखाया, इसके पीछे कारण है सिक्किम आंसर लेने का। क्योंकि हम और कोई राज्य ले लेते तो सिक्किम हमने इसलिए आंसर लिया है कि सिक्किम को हम पर्यटकों का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। लिख लो, सवाल पूछेगा कि पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। और पूछेगा कि सिक्किम जो राज्य बना ये भारत का कौन राज्य है? सिक्किम भारत का कौन राज्य है? 22वां राज्य है। कौन राज्य है? 22वां राज्य है। याद रखिएगा कि जो सिक्किम है ये 22वां राज्य है भारत का। और पूछेगा कि किस संविधान संशोधन को हो करके ये राज्य बना, तो आप ध्यान रखिए 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। लिख लीजिए 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन हो करके ये वाला राज्य बना। और पूछेगा एक सवाल और कि 36वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। याद रहेगा? हम फिर से दोहरा रहे हैं, फिर से समझिएगा। हमने आपको क्वेश्चन लिखाया कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर के राज्यों का सदस्य नहीं है, तो हमने एक राज्य को उठा लिया, उस राज्य का नाम है सिक्किम। चूँकि 7 सिस्टर में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर कहे जाते हैं। ये 7 राज्य 7 सिस्टर कहे जाते हैं। अब देखिए, ये जो सिक्किम है, सिक्किम को हम लोग पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। कौन राज्य है? 22वां राज्य है। और सवाल पूछ दे आपसे कि ये जो सिक्किम है ये 22वां राज्य तो बना, लेकिन किस संविधान संशोधन को करके बना? तो 36वां संविधान संशोधन हुआ। और 36वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये 1975 में हुआ था। ध्यान से समझ में आया? अब याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला लिखिए, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। किस सिख गुरु ने
खालसा पंथ की स्थापना की। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। याद रखिएगा, किसने? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी ये सवाल पूछ दे आपसे तो ये 1699 में। कब की थी? 1699 में स्थापना हुई थी खालसा पंथ की। और गुरु गोविंद सिंह सिख के कवें गुरु थे? 10वें गुरु थे। और 10वें के बाद यानी इसको अंतिम गुरु भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम गुरु। पूछेगा कि भैया सिख धर्म के जो गुरु थे वो सबसे अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए थे। और खालसा पंथ की स्थापना हुई कब? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था भैया? इनका जन्म 1666 में हुआ था। कब हुआ था? जन्म 1666 में हुआ था इनका। और सिख जो है, सिख धर्म, अगर पूछा जाए आपसे कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी तो किसने की थी? गुरु नानक ने। किसने की थी? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसका आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा से पूछता है। एक प्रणाली है पाहुल प्रणाली। क्या नाम है उसका? पाहुल प्रणाली। ये जो प्रणाली है ना, पाहुल प्रणाली, इसकी शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे यानी अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1699 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और गुरु नानक जी ये जो गुरु नानक जी हैं वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। एक क्वेश्चन इसी में और लिख लो स्टार लगा के। गुरुमुखी लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ जो हुआ वो किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव। नाम सुने हैं ना? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन लिखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर, इसके बारे में जानते हैं कोई? सबरीमाला मंदिर के बारे में बताए थे बीच में आप लोग को, एक बार बताए हैं, भूल गए ना? आइए सबरीमाला मंदिर पर। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। ये सवाल पूछता है कि सबरीमाला का जो मंदिर है ना किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को। किसको? भगवान अयप्पा को समर्पित है ये वाला मंदिर। अब देखिए इसमें ना विवाद चल रहा था इस सबरीमाला मंदिर को लेकर के। इस मंदिर में महिलाओं का जाना बाधित था। महिलाएं इसमें नहीं जाती थी, इस पर रोक था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई कि जब मंदिर है और इस मंदिर में सब लोग जाते हैं तो फिर अभी भी संविधान हमें तो देता है ना कि भाई छुआछूत तो नहीं करना है। संविधान तो ये देता है कि भेदभाव नहीं करना है। तो सबरीमाला मंदिर में क्यों भेदभाव हो रहा था? तो एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और वहाँ पर उनके पक्ष में ये वाला फैसला सुनाया गया कि सबरीमाला मंदिर में अब महिलाओं का भी प्रवेश होगा, वो भी पूजा कर पाएंगी। तो सबरीमाला मंदिर केरल में अवस्थित है और भगवान अयप्पा को ये वाला मंदिर समर्पित है। आपको कभी मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पर सबरीमाला मंदिर, आप देखिएगा। हमने एक बार आपको राज्यसभा वाला कुछ दिखाया था ना, आपको सबरीमाला मंदिर वाला जो एपिसोड है वो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या मैटर है, मंदिर किस प्रकार का है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? किसको याद है? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है, याद रखिएगा। और फतेहपुर सीकरी अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? किसका नारा है? बाल
गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बस इतना ही याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। 16 नंबर लिखिएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक कौन सी यात्रा की थी? लिखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर कहाँ तक? दांडी तक। कहाँ तक? दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। क्या शुरू किया था? प्रसिद्ध नमक मार्च। नमक मार्च शुरू किया था। नमक मार्च शुरू किया था। शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? अब देखो तुम क्या सोच रही होगी, दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? गुजरात के किस ज़िले में है? किस ज़िले में है? अब ये बताओ, अभी तक तो तुम लोग को पता था दांडी यात्रा, साबरमती से दांडी चले गए, फलाना डेट तक किए, 24-28 दिन तक किए। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? अब जिला पूछ दिया, अब क्या करिएगा? आगे मैं जिला पढ़ला कहाँ छे कि यही किताब हम जिला नहीं ले। अब पूछी दिल को हमारा ट्रेन चलो कि जिला पूछी दे। तो सवाल देखिए कि अभी तक नमक मार्च पूछ रहा था, दांडी यात्रा पूछ रहा था, साबरमती आश्रम पूछ रहा था, अब पूछ दिया बताओ दांडी कौन जिला में। अब स्टैंडर्ड देख रहे हैं, स्टैंडर्ड। तो ये गुजरात के नवसारी ज़िले में है। कहाँ है? नवसारी नाम का एक ज़िला है, दांडी उसी ज़िले में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर दांडी यात्रा की बात करें, इस नमक कानून की बात करें, ये जो नमक कानून है, ये नमक कानून तोड़ा कब था गांधी जी ने? 6 मार्च 1930 को। कब तोड़ा था? 6 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ दिया था। क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून तोड़ दिया। उसके बाद कितने लोगों को लेकर के ये निकले थे और कितने दिनों की यात्रा थी? लगभग 73-74 लोग इसमें थे और 24 दिनों की यात्रा की। कितने दिनों की यात्रा की? जो यात्रा की इन्होंने दांडी वाली, कितने दिनों की 24 दिनों की यात्रा की। और कब से कब तक चला? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर के ख़त्म कब हुआ था जी? ये पूछेगा तो 5 अप्रैल 1930 को। कब? 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा इतने दिनों तक चली थी। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 में ही, और 5 अप्रैल 1930 को ये वाला यात्रा समाप्त हो गया। ये इन्होंने किया था। और कितना किलोमीटर वो पैदल चले थे? याद रहेगा, 384 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पैदल चले? 384 किलोमीटर वो पैदल चले। इसको आप याद रखेंगे। 17 नंबर लिखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का विलय कर दिया गया? लिखिए 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। अभी देखो क्या है कि बहुत सारा बैंक एक दूसरे में मिल गया। किसी का ओरिएंटल बैंक में अकाउंट था तो गयो काम से, किसी का यूनियन बैंक में था गया काम से। इस तरह करके कई सारे बैंक क्या हुए, एक दूसरे में जा कर के मिल गए। अब बताओ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक का विलय हुआ? विजया बैंक। और किसका हुआ? हाँ, देना बैंक और विजया बैंक। कौन कौन सा बैंक है? एक है विजया बैंक और दूसरा कौन है? देना बैंक। ये दोनों बैंक किसमें विलय हो गए? बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय हो गया। हाँ, और आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि इलाहाबाद और इंडियन, इलाहाबाद को किसमें, इस इलाहाबाद जो बैंक था, यहाँ लिख देते हैं इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक को किसमें दे दिया गया? किसमें विलय कर दिया गया? इंडियन बैंक में। किसमें?
इंडियन बैंक। अब इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक बन गया, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आंध्रा बैंक, उसको किस में मिला दिया गया, यहीं पे लिख दें आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक को किस में मिला दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसको मिला दिया गया आंध्रा बैंक को। और एक बैंक है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक को किस में मिला दिया गया, सिंडिकेट बैंक, नाम सुने हैं ना सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक को किस में मिला दिया गया जी, कैनरा बैंक। ये कैनरा बैंक में चला गया सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक आपका कैनरा बैंक में चला गया। कोई दिक्कत, लिखो आंध्रा बैंक यूनियन बैंक इंडिया में घुस गया। नीचे है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक ये कैनरा बैंक में चला गया। किस में चला गया, कैनरा बैंक में। और भी बहुत सारे बैंक हैं। एक सवाल और पूछेगा आपको कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है। देखो पहले कितनी थी उसको छोड़ दो, लेकिन जब बैंक सारे विलय हो गए तो अभी सार्वजनिक बैंकों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो वो कैसे क्या बताइएगा। लिखते हैं वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या रेड कलर में लिख दिया यहाँ पर कि पूछेगा कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। ये स्थिति कब की है, विलय के बाद की स्थिति है। किसकी, विलय के बाद, यानी एक दूसरे के बैंक में चला गया, मिल गया, तो ये विलय के बाद अगर सवाल पूछे आपसे कि अभी बैंकों की संख्या कितनी है सार्वजनिक क्षेत्रों में, तो वो है 12। कितनी है, 12। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन सा, ये वाला रे, ये वाला। विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पूछेगा सवाल आपसे कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये शिमला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, शिमला में अवस्थित है, शिमला। और सवाल इसमें कई सारे हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है, स्टार दे के लिखो केंद्रीय औषधि अनुसंधान। केंद्रीय औषधि मतलब क्या जी, औषधि अनुसंधान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछेगा तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ, लिखते जाओ, लखनऊ में है। दूसरा अगर सवाल पूछे आपसे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये है आपका चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। आगे लिखिएगा कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, लिखिए भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ है, ये है आपका देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। आगे लिखिएगा कि भारतीय मौसम वेधशाला अगर आपसे पूछे ये संस्थान कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, ये आपका मुंबई में है। आगे लिखिएगा इंडियन लाख रिसर्च संस्थान, इंडियन लाख रिसर्च संस्थान। ये लाख मीन्स क्या होता है जी, लाख मीन्स क्या होता है, तुम लोग बताओ तो कुछ भी। लाख मीन्स क्या होता है, लाख मीन्स चूड़ी नहीं होता है, चूड़ी जो बनता है वो किससे बनता है, चूड़ी। इंडियन लाख रिसर्च संस्थान कहाँ है, रांची में है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन है। बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा देश है, क्या बोली, कुछ बोल रही है क्या।
अब कितना साफ साफ लिखेंगे रे, अभी धीरे धीरे आदत तो बनाओ। देखो अब तो बच्चा नहीं, धीरे धीरे लिखेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, टाइम बहुत कम है, टाइम इतना कम है कि बोलो मत। हम चाहते हैं 30 क्वेश्चन करा देना, तो आप लोग दिन भर रटते रहिए, 30 तो मेरा क्वेश्चन रटते रहिए, विद्वान बन जाइएगा। एक दिन एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, मार दो बाजी, तुरंत हो जाएगा, समझे। कुछ लग रहा है कोमल, पढ़ाई हो रही है? हाँ तुम रे छुटकी, हाँ चलिए। कहाँ रे? भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान, ये मुंबई में है। बीमस्टेक, अगर आपसे बीमस्टेक का फुल फॉर्म पूछे तो लिखिए बे ऑफ बंगाल। हम लिख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल, इंग्लिश समझ में आ रहा है ना, गलत नहीं है। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, टेक्निकल यहाँ लिख देते हैं, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का। और आपसे सदस्य पूछे आपसे, तो इसमें भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लिख देते हैं ऊपर में कहीं। इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन है, लिखिए भारत है, इसका सदस्य कौन कौन है, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ लिखिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये सारे देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारे किसके सदस्य हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक, देखिए 2-3 लोग थे इसमें। कौन थे? 2-3 लोग थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम लिखता हूँ, उनका नाम है आत्माराम, दवाई वाला नहीं है, भागलपुर वाला, आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है उनका? आत्माराम पांडुरंग इनका नाम है, प्रार्थना समाज के। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में हुई थी। और 1867 में कौन कौन साथ में थे? केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन साहब थे। और ये पांडुरंग साहब थे। आत्माराम हो गया, खराब है? अच्छा ठीक है, आज कर दीजिएगा। हाँ ठीक, धन्यवाद, कर दीजिए, बहुत दिक्कत होता है। आत्माराम पांडुरंग है। और उसके साथ साथ कौन है? एमजी रानाडे। किसके? एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे, ये भी लिख लीजिए, एमजी रानाडे थे। और एक आदमी था देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन? देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। देखिए, हुआ था केशव चंद्र सेन जी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। इसमें से कौन कौन आदमी थे? आत्माराम पांडुरंग थे, एमजी रानाडे थे और देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। देखिए एग्जाम में जो है ना, अधिकतर ऑप्शन में से आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है। लेकिन अगर आपको आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन चारों में से कोई भी ऑप्शन दिखे तो वहाँ पर आपको टिक लगाने हैं। समझ में आई बात? देखिए हम आपको कराए कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अगर आप दिल से क्वेश्चन को गिनिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 होगा। 20 चौके 80 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन तो जरूर है। 60-70 से कम क्वेश्चन नहीं होगा। होगा? ये बताओ, होगा कोमल? 60-70 से क्वेश्चन कम होगा। हमने ये स्टैंडर्ड इसलिए अपनाया है कि इस स्टैंडर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी याद होता है वन लाइनर की तुलना में। ठीक है, क्योंकि हम
इसमें एक से कई सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर हम अभी सिर्फ ये लिखा देते कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, हर कोई जानता होगा, आप नहीं जानते हैं, आत्माराम पांडुरंग। किसी से भी पूछिएगा, जो आदमी क्विज करता है कि आत्माराम पांडुरंग उसके कौन थे, संस्थापक थे, ये पूछ देगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि 1867 में कौन कौन आदमी थे, तो केशव चंद्र सेन थे, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये तीनों थे, ये चारों थे। समझ में आई बात? ये आपको ध्यान रखना है। और हर चीज़ का, जैसे बिम्स्टेक, इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछता है बिम्स्टेक का कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से बिम्स्टेक का सदस्य है, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, याद रहेगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इसको याद करिए। हमको उम्मीद रहता है कि अगर आप अगले दिन आइएगा तो ये हमको याद किया हुआ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? याद किया हुआ। देखिए, जो हम करा रहे हैं ना, भले आदमी फ्री के अलकतरा को वैल्यू ना देता हो, लेकिन वो ससुराल वाला देता है। फ्री में मिला तो लेके चल दिया। आम आदमी नहीं देता है। अलकतरा रोड पर बिछा दीजिए, कोई उठाएगा नहीं। कहावत ऐसा है कि ससुराल में अलकतरा भी मिले तो भी रख लीजिए। तो ससुराल का बात अलग है, लेकिन जब आप इसको पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रहेगा ना। तो बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन हमने कंप्यूटर का भी कराया ना। आप सभी लोग सैटरडे को शायद चले गए थे यहाँ से। सैटरडे को हमने कंप्यूटर का क्लास ले लिया था, जिसका छूट गया है उसका हम जब कभी नए बैच के क्लास लेंगे तभी हम ले पाएंगे। समय का काफ़ी अभाव है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास नहीं छोड़िए। आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है? कहीं से तो क्वेश्चन आता है ना। मेरे दिमाग में कोई आदमी भूत नहीं बैठा हुआ है वो जो बना देगा, लेकिन उसको लिखना पड़ता है। तो मेरा कॉपी देखेगी तो देखा है, किसने देखा है मेरा कॉपी? आदर्श ने देखा है मेरा कॉपी। मेरा कॉपी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि खोज करके लाया जाता है। कहाँ से खोज के लाऊंगा? इतने सारे क्वेश्चन को खोज करके मैं एक साथ डालता हूँ। आपको ऐसे कराने होंगे ना, 50 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपको याद करने में मज़ा नहीं आएगा। आपने ऐसे लिखा होगा, ऐसे तीर लगा के, ऐसे तीर लगा के, ऐसे तीर लगा के लिखा होगा ना। हाँ, तो इसमें मज़ा आता है। पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। और बिना पढ़े देखिए कुछ नहीं होगा। जिसको भी अगर मन में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि हाँ पढ़ने से कुछ होगा, तो हाँ हाथ जोड़ के बोलते हैं पढ़ लो। इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ लो। कंप्यूटर हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंप्यूटर में तुमको थ्योरी जितना होगा, देखो जो तुम अभी पढ़ रही है वो एज ए गेम है, सिर्फ एक तरह का खेल है जो तुम कर रही है। वो इसलिए करा रहे हैं कि तुमको सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन जब हम आपको थ्योरी के साथ साथ वहाँ पर हम प्रैक्टिकल कराएंगे ना, आपको हमने कल एक फॉर्मेट दिखाया था। सैटरडे को जो भी थे, सैटरडे को थे कोई, सैटरडे को हमने एक फॉर्मेट बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था, कैसे ऐड होकर के ऑटोमेटिकली सम हो जाता है, ये भी बताया था। आप बताइए, अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थ्योरी को देख करके आप उसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप याद रखिएगा, अगर हम भूल जाएं तो आपको हमें एक्सेल की थ्योरी और सारे जो लैब हैं उसका प्रैक्टिस कराना है, MS वर्ड की प्रैक्टिस करानी है और MS पावर पॉइंट की प्रैक्टिस करानी है। आप हमें याद दिलाइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि इसके मतलब जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एक समय सीमा में 3 महीने में बहुत कुछ कितना पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। और समय के बाद आप आइएगा नहीं, घर से आने देगा नहीं, करिएगा नहीं। जैसे शकुंतला और ये सपना आती है, चलो पढ़ने के लिए आती है। आप लोग भी अगर आइएगा तो मेरे लिए कोई रोक नहीं है, बाहरी आदमी आकर के पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? हम इस वीडियो को आज नहीं कल के डेट में अपने चैनल पर दे देंगे, राहुल क्लासेस बांका पर। जो वहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा और दूसरे को बता दीजिएगा, ताकि इधर उधर चला जाए तो बेटर है, ठीक है? चैनल को शेयर कर देते हैं ना, ठीक है? कर दिया करिए, और जो भी होता है वो करवा दीजिए, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। मुझे अपना काम छोड़ करके उसको एडिट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, ठीक है? जाओ, जिसका क्लास है चले जाओ। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में और अगले वाले क्लास में।